1857 बैरकपुर से उठी वो चिंगारी, मेरठ से फैली आग, दिल्ली में बूढ़े मुगल बादशाह का ऐलाने जंग, झांसी की रानी का हुंकार, तात्या टोपे की चालाकियां, 80 साल के कुंवर सिंह की तलवार, कंपनी राज खत्म, सीधा ब्रिटिश ताज का शासन और महारानी विक्टोरिया का वो वादा, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। देश की पहली यूनिवर्सिटीज, पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें, खंभों पर खिंचते तार। और फिर वो भयानक अकाल जिसने लाखों जानें ली। 1857 से 1870, सिर्फ 13 साल, पर ऐसे साल जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। आज की इस खास चर्चा में सबका स्वागत है। हम इतिहास के एक ऐसे बहुत ही अहम मोड़ पर नजर डालने वाले हैं, 1857 से 1870 के बीच का वो दौर जिसने भारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, ये वो निर्णायक मोड़ था जब आप कह सकते हैं तलवारों की लड़ाई धीरे धीरे विचारों की लड़ाई में बदल रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा खत्म हुआ। हाँ, लंदन से सीधे हुकूमत चलने लगी और आने वाले आज़ादी के आंदोलनों की जमीन तैयार हुई। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस तूफानी दौर की सबसे अहम घटनाओं, किरदारों और बदलावों की नब्ज पकड़ें। तो चलिए सीधे चलते हैं। 29 मार्च 1857, बैरकपुर छावनी। एक सिपाही थे, मंगल पांडे। उन्होंने आवाज उठाई चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ। हाँ, और ये सिर्फ एक कारतूस का मामला नहीं था। जैसा आपने कहा, ये धर्म पर हमला माना गया। बिल्कुल, वो नई एनफील्ड राइफल आई थी जी। और अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब जाहिर है इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। और फिर मंगल पांडे ने अफसर पर हमला कर दिया। उनकी गिरफ्तारी हुई, फांसी हुई। और इस घटना ने पहले से जो असंतोष सुलग रहा था ना, उसको हवा दे दी, घी का काम किया इसने। फिर बात पहुंची मेरठ। 10 मई 1857। वहां 85 सिपाहियों ने साफ मना कर दिया कि हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें सजा दी गई, लेकिन अगले ही दिन 11 मई को 3 रेजिमेंटों ने बगावत कर दी। अच्छा। उन्होंने अपने अफसरों को मारा, जेल तोड़ दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गए। सिर्फ एक दिन में ये सब हो गया। हाँ, तेजी से। और 11 मई को ही ये बागी सिपाही दिल्ली पहुंच भी गए। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने क्या किया कि जो बूढ़े मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि जफर तो अब नाम के ही बादशाह थे, है ना? उनकी ताकत तो बस पुरानी दिल्ली तक थी। बिल्कुल, वो खुद भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन सिपाहियों का दबाव था और शायद एक आखिरी उम्मीद भी कि कुछ बदल जाए, तो वो इस बगावत का चेहरा बन गए। पर अफसोस, ये एक तरह से मुगल सल्तनत का आखिरी सलाम भी साबित हुआ। और ये आग सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक नहीं रुकी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता खड़े हुए। जी हाँ, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उनका असली नाम तो मणिकर्णिका था। हाँ, और उनके पति की मौत के बाद अंग्रेजों ने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लगाई थी। वही कि अगर राजा का अपना बेटा नहीं है तो राज्य कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए बेटे को वो मानते नहीं थे। इसी वजह से झांसी हड़पने की कोशिश हुई और रानी ने तलवार उठा ली। बिल्कुल। और मार्च 1858 में जब सर ह्यू रोज ने झांसी को घेरा, तब उनका वो मशहूर वाक्य गूंजा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या हिम्मत थी! यकीनन। झांसी हारने के बाद भी वो रुकी नहीं। कालपी गईं, फिर ग्वालियर गईं, तात्या टोपे जैसे नेताओं के साथ मिलकर लड़ती रहीं। और आखिर में जून 1858 में, सिर्फ 23 साल की उम्र में, वो युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुई। लेकिन वो हमेशा के लिए हिम्मत और देशभक्ति का प्रतीक बन गई। यहाँ तात्या टोपे का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जी। असली नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर। हाँ, तात्या टोपे। शायद इस पूरे संग्राम के सबसे काबिल मिलिट्री कमांडर थे वो। जी। नाना साहब के बहुत भरोसेमंद साथी। और उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति, छापामार लड़ाई, वो कमाल की थी। बिल्कुल, अंग्रेजों को उन्होंने नाको चने चबवा दिए। कानपुर दोबारा जीतने में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। जनरल विंडम को पीछे हटना पड़ा था उनकी वजह से। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी, है ना? जी हाँ, झांसी में भी मदद की, फिर ग्वालियर पर कब्जा करने में भी साथ थे। ग्वालियर हारने के बाद भी वो महीनों तक अंग्रेजों को छकाते रहे, जंगलों में भटकते रहे, लड़ते रहे। लेकिन अंत दुखद हुआ। हाँ, अप्रैल 1859 में कहते हैं किसी अपने के धोखे की वजह से वो पकड़े गए और फिर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। पर उनका जज्बा आखिर तक कायम रहा। अब कानपुर की बात करें तो वहाँ नेतृत्व नाना साहब के हाथ में था, धोंडू पंत। हाँ, वो आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए बेटे थे। और उनके साथ भी अंग्रेजों ने नाइंसाफी की थी, उनके पिता की पेंशन बंद कर दी थी। जी, और यही उनके गुस्से की एक बड़ी वजह थी।
कानपुर में सती चौरा घाट पर जो हुआ वो नरसंहार, वो विद्रोह के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक और विवादास्पद पन्ना है। और नाना साहब का क्या हुआ? कानपुर पर तो अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया था। हाँ, उसके बाद नाना साहब गायब हो गए। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो बचकर नेपाल भाग गए थे, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया। एक रहस्य है। फिर बिहार चलते हैं। जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह, 80 साल की उम्र। कमाल है, 80 साल की उम्र में उन्होंने मोर्चा संभाला। वो जमींदार थे और अंग्रेजों की जो लगान नीतियां थीं उनसे बहुत परेशान थे। और जब पास के दानापुर में सिपाहियों ने बगावत की तो उन्होंने फौरन उनकी कमान संभाल ली और क्या खूब लड़े। इतनी उम्र में भी उनकी फुर्ती और गुरिल्ला रणनीति लाजवाब थी। अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने। उनका वो किस्सा बहुत मशहूर है, गंगा पार करने वाला। हाँ, कि जब अंग्रेजी गोली उनकी कलाई में लगी तो जहर फैलने के डर से उन्होंने अपना हाथ खुद ही तलवार से काटकर नदी को भेंट कर दिया। सोचिए, अविश्वसनीय। अप्रैल 1858 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी कहानी आज भी बिहार और पूरे देश में लोगों को हौसला देती है। और लखनऊ यानी अवध, वहां बेगम हजरत महल थी। जी, नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी। जब अंग्रेजों ने नवाब को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया तो बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लखनऊ में मोर्चा संभाला। बिल्कुल, 31 मई 1857 को उन्होंने लखनऊ में आज़ादी का ऐलान कर दिया और 7 जुलाई को अपने 11 साल के बेटे ब्रिजेश कद्र को नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी। हाँ, एक पूरा प्रशासन खड़ा किया, एक बड़ी सेना बनाई। कहते हैं करीब 1,80,000 सैनिक थे उनकी सेना में। कई महीनों तक उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों के कब्जे से बचाए रखा। पर लखनऊ भी आखिर हद से निकल गया। हाँ, मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन बेगम हजरत महल उसके बाद भी नवंबर 1859 तक गुरिल्ला युद्ध करती रहीं। फिर वो भी नेपाल चली गईं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और हिम्मत वाकई काबिले तारीफ थी। तो एक तरफ ये सारे नेता, ये नायक नायिकाएं अपने अपने इलाकों में जी जान से लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे थे। 1858 आते आते उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी विद्रोह को कुचलने में। दिल्ली पर तो उन्होंने सितंबर 1857 में ही वापस कब्जा कर लिया था। हाँ, और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया। उनके बेटों को विलियम हॉटसन ने गोली मार दी। बहुत बर्बरता हुई। जफर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें रंगून भेज दिया गया। और बड़ी लड़ाइयों का अंत कब हुआ? कह सकते हैं कि जून 1858 में ग्वालियर की लड़ाई, जहां रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, वो आखिरी बड़ी सैन्य टक्कर थी। उसके बाद छोटी मोटी झड़पें तो चलती रहीं, लेकिन 8 जुलाई 1859 को अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर शांति की घोषणा कर दी। विद्रोह लगभग कुचल दिया गया था। इस पूरे विद्रोह का, इस उथल-पुथल का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा बदलाव? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने ये कानून पास किया। और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। बिल्कुल, 258 साल पुराना कंपनी राज खत्म। अब भारत पर हुकूमत सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन की होने वाली थी। सत्ता का हस्तांतरण। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। प्रशासन कैसे बदला? हाँ, बड़ा बदलाव था। लंदन में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारत के मामलों के लिए सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब दे था। अच्छा। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनाई गई। और भारत में जो गवर्नर जनरल होता था उसे एक और पदवी दी गई, वाइसरॉय। वाइसरॉय मतलब वो सीधे क्राउन यानी महारानी का प्रतिनिधि था। इससे जो पहले कंपनी का दोहरा नियंत्रण था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला, वो खत्म हो गया। अब सत्ता का केंद्र लंदन था। और फिर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ा। इसे भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। क्यों? देखिए, इसमें कई वादे किए गए थे। जैसे भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि उनके अधिकार, उनका सम्मान, उनकी जमीनें सुरक्षित रहेंगी, उनके धर्म में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। और वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति? हाँ, सबसे अहम वादा शायद यही था कि वो नीति खत्म कर दी जाएगी। अब दत्तक पुत्रों को भी मान्यता मिलेगी। असल में ये विद्रोह के बाद जो भारतीय रजवाड़े और पढ़ा लिखा तबका था, उनको शांत करने और ब्रिटिश राज के प्रति वफादार बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। मतलब वादे तो अच्छे थे, पर अमल कितना हुआ ये अलग बात है। बिल्कुल, कथनी और करनी में फर्क तो हमेशा रहा।
और लॉर्ड कैनिंग, जो कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल और क्राउन के पहले वॉइसराय बने, वो इस पूरे बदलाव के केंद्र में थे। उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता था। हाँ, कुछ अंग्रेज अधिकारी उनसे नाराज थे कि वो विद्रोहियों के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं, इसलिए मजाक में या आलोचना में उन्हें क्लेमेंसी यानी दयालु कैनिंग कहते थे। कैनिंग के समय में कुछ और भी बड़े काम हुए थे ना, कानून वगैरह? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। जैसे 1860 में इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता लागू हुई। आज भी हमारे देश का क्रिमिनल लॉ काफी हद तक इसी पर आधारित है। अच्छा। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। इससे पहली बार जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें कुछ गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को शामिल करने की शुरुआत हुई। बहुत सीमित अधिकार थे, पर एक शुरुआत थी। और हाई कोर्ट्स भी? हाँ, इसी दौरान कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए, यानी न्याय व्यवस्था और कानून बनाने की प्रक्रिया दोनों में बदलाव लाए जा रहे थे। शासन का ढांचा मजबूत किया जा रहा था। इस पूरी उथल-पुथल के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हो रहा था। 1854 का वुड्स डिस्पैच। हाँ, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ने एक पूरी योजना दी थी, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली बनाने की। और इसी के आधार पर यूनिवर्सिटीज बनी? बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ठीक 1857 में ही, जब विद्रोह चल रहा था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। विद्रोह के बीच में? हाँ, ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर थीं। मतलब ये खुद पढ़ाती नहीं थी, इनसे जुड़े कॉलेज पढ़ाते थे, और ये यूनिवर्सिटी सिर्फ परीक्षा लेती थी और डिग्री देती थी। इनका मकसद क्या था? सिर्फ शिक्षा देना या कुछ और भी? देखिए, मकसद तो मिला जुला था। शिक्षा देना तो था ही, लेकिन एक बड़ा मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना भी था जो अंग्रेजी जानते हों, अंग्रेजी तौर तरीके समझते हों और ब्रिटिश राज को चलाने में निचले स्तर पर क्लर्क या छोटे अधिकारी के तौर पर मदद कर सकें। वफादार प्रशासकों का एक वर्ग तैयार करना। समझ गई। प्रशासन, कानून, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो जोर था। रेलवे, टेलीग्राफ। बहुत जोर था, खासकर रेलवे और टेलीग्राफ पर। आंकड़े देखें तो रेलवे लाइन 1860 में करीब 1349 किलोमीटर थी। हाँ। जो 10 साल में यानी 1870 तक बढ़कर 7678 किलोमीटर हो गई। 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी। कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया था। रेलवे में भारी निवेश हुआ। कहते हैं 19वीं सदी के अंत तक करीब 3,500 मिलियन रुपए का निवेश हुआ था। लेकिन ये विकास किसके लिए था? मतलब क्या आम भारतीय को इसका सीधा फायदा मिल रहा था? यहीं पे पेच है। देखिए, ये विकास मुख्य रूप से ब्रिटिश हितों को साधने के लिए था। रेलवे क्यों बिछाई जा रही थी? ताकि कच्चा माल जैसे कपास को बंदरगाहों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, ब्रिटेन भेजा जा सके। और सेना को भी तेजी से भेजा जा सके? बिल्कुल। विद्रोह जैसी स्थिति में सेना को जल्दी से कहीं भी भेजना आसान हो गया। और ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बना माल भारत के अंदरूनी बाजारों तक पहुंचाना भी आसान हो गया। और वो रेलवे गारंटी सिस्टम क्या था? उसमें ब्रिटिश निवेशकों को उनके लगाए पैसे पर 5% मुनाफे की गारंटी दी गई थी, चाहे रेलवे घाटे में ही क्यों ना चले। तो इसका बोझ किस पर पड़ा? सीधा भारतीय खजाने पर, यानी भारतीय करदाताओं पर। तो विकास तो हुआ, पर उसकी कीमत भारत चुका रहा था, और फायदा मुख्य रूप से ब्रिटेन को हो रहा था। इसी दौरान एक और तरह का विरोध भी तो देखने को मिला, किसानों का, बंगाल में। हाँ बिल्कुल, नील विद्रोह 1859-1862। ये बहुत बड़ा किसान आंदोलन था। किस बात को लेकर था ये? ये यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ था, जो बंगाल के किसानों से जबरदस्ती बहुत कम कीमत पर नील की खेती करवाते थे। नील उस वक्त कपड़ों की रंगाई के लिए बहुत जरूरी था यूरोप में। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया? हाँ, उन्होंने नील उगाने से मना कर दिया, बागान मालिकों के खिलाफ हड़तालें की, हिंसा भी हुई। ये दिखाता है कि असंतोष सिर्फ सिपाहियों या राजाओं तक सीमित नहीं था। आम किसान भी आर्थिक शोषण से बुरी तरह त्रस्त थे। इसका कुछ नतीजा निकला? हाँ, ये आंदोलन काफी सफल रहा। इतना दबाव बना कि सरकार को दखल देना पड़ा। नवंबर 1860 में एक आदेश जारी हुआ कि किसानों को नील उगाने के लिए मजबूर करना गैर कानूनी है। ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत थी। मतलब विद्रोह के तरीके बदल रहे थे जी। और विचारों को फैलाने का एक और जरिया तेजी से मजबूत हो रहा था। वो था प्रेस, अखबार और पत्रिकाएं। हाँ, कई नाम सामने आते हैं इस दौर के। सोम प्रकाश 1858, दीन बंधु मित्र का वो मशहूर नाटक नील दर्पण 1860,
जिसने नील किसानों के भयानक शोषण को सबके सामने ला दिया। अंग्रेज सरकार इससे बहुत नाराज हुई थी। फिर इंडियन मिरर 1862, द बंगाली 1862, इलाहाबाद से द पायनियर 1865, अमृत बाजार पत्रिका 1868, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन थे। ये सिर्फ खबरें छापते थे या इनका कोई और रोल भी था? नहीं, सिर्फ खबरें नहीं, ये जनमत बना रहे थे। सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, लोगों में राजनीतिक चेतना जगा रहे थे, एक तरह से राष्ट्रवादी भावना को पनपने में मदद कर रहे थे। लोगों को पता चल रहा था कि देश के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं। और सामाजिक सुधारों का क्या? वो भी चल रहे थे। हाँ, वो प्रक्रिया भी जारी थी। जैसे 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के लंबे संघर्ष का नतीजा था। इससे विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी अधिकार मिला। जी, कानूनी अधिकार तो मिला, लेकिन समाज में से पूरी तरह अपनाने में बहुत वक्त लगा, बहुत विरोध भी हुआ। इसके अलावा महिला शिक्षा के लिए भी कोशिशें हो रही थी। ब्रह्म समाज जैसे संगठन अपना काम कर रहे थे। कैनिंग के बाद 1862 में लॉर्ड एल्गिन वायसराय बने। उनका कार्यकाल तो छोटा रहा। हाँ, बहुत छोटा। 1863 में ही धर्मशाला के पास उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधारों को जारी रखने और उत्तर पश्चिम सीमा पर जो वहाबी आंदोलन था उसे दबाने पर ध्यान दिया। वहाबी आंदोलन, ये क्या था? ये सैयद अहमद बरेलवी के अनुयायियों का एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। वो इस्लाम को उनके मुताबिक मूल और शुद्ध रूप में वापस ले जाना चाहते थे और पश्चिमी प्रभाव के सख्त खिलाफ थे। इनका केंद्र पटना के आसपास था। तो ये अंग्रेजों के खिलाफ थे? हाँ, काफी हद तक। 1857 के विद्रोह में भी उन्होंने मुसलमानों से हथियार उठाने का आह्वान किया था। हालांकि धार्मिक कारणों से वो हिंदू विद्रोहियों से थोड़ा अलग ही रहे। उनका मुख्य अड्डा उत्तर पश्चिम सीमा पर सिताना में था, जहां से वो ब्रिटिश इलाकों पर हमले करते रहते थे। इसे दबाने में अंग्रेजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। बहुत। 1850 से 1863 के बीच वो लगातार सक्रिय रहे। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए लगभग 20 बड़े सैन्य अभियान चलाए। अच्छा। एल्गिन के बाद आए सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। हाँ, लॉरेंस को तो 1857 में पंजाब को शांत रखने के लिए जाना जाता था। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें वाइसराय बनाया गया। उन्हें पीपल्स वाइसराय यानी जनता का वाइसराय भी कहा गया, क्योंकि उनका ध्यान भारी लड़ाइयों या दिखावे से ज्यादा भारत के अंदरूनी विकास और प्रशासन पर था। उन्होंने क्या खास काम किए? उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया, सरकारी खर्च कम करने की कोशिश की। उनके समय में बंगाल में म्युनिसिपल एक्ट 1864 आया, जो स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक शुरुआती कदम था। शहरों में प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की बात थी। लेकिन लॉरेंस के कार्यकाल में ही वो भयानक उड़ीसा काल भी पड़ा था, 1866 में। हाँ, वो एक बहुत ही दुखद और भयानक घटना थी। ये अकाल सिर्फ उड़ीसा तक सीमित नहीं था, मद्रास से लेकर उत्तरी तट तक इसका असर था, पर उड़ीसा में तबाही सबसे ज्यादा हुई। कितने लोग मारे गए थे? आंकड़ा बहुत बड़ा था, शायद कम से कम 10 लाख लोग सिर्फ ओडिशा में, जो उस वक्त वहां के आबादी का करीब 1/3 हिस्सा था। 1/3? ये तो अविश्वसनीय है। वजह क्या थी? सिर्फ सूखा? सूखा तो 1865 में पड़ा था। मानसून कमजोर रहा, फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसमें ब्रिटिश प्रशासन की लापरवाही और उनकी नीतियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। कैसे? एक तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, और दूसरे वो मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट के सिद्धांतों पर अड़े रहे। बंगाल के गवर्नर सर सेसिल बीडॉन जैसे अधिकारियों का तर्क था कि सरकार को अनाज के बाजार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कीमतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मतलब लोग भूखे मर रहे थे और वो नियमों की बात कर रहे थे। बिल्कुल। इसका नतीजा ये हुआ कि अनाज होते हुए भी या तो वो बहुत महंगा था या सही जगह पहुंच नहीं पाया। ऊपर से उड़ीसा में उस वक्त रेलवे या अच्छी सड़कें भी नहीं थी, जिससे बाहर से राहत सामग्री पहुंचाना और मुश्किल हो गया। इस त्रासदी ने तो ब्रिटिश राज की पोल खोल दी होगी। जाहिर है, इसने साफ कर दिया कि ब्रिटिश प्रशासन कितना असंवेदनशील और अक्षम हो सकता है। दादाभाई नौरोजी जैसे नेता जो उस वक्त ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दे रहे थे, उनके लिए यह एक जीता जागता सबूत बन गया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत को गरीब बना रहा है और यहाँ के लोगों की परवाह नहीं करता। लॉरेंस की विदेश नीति के बारे में भी कुछ कहा जाता है, मास्टरली इनएक्टिविटी। हाँ, उनकी विदेश नीति खासकर अफगानिस्तान को लेकर मास्टरली इनएक्टिविटी यानी कुशल निष्क्रियता की थी। इसका मतलब था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी झगड़ों में मत पड़ो, सीमा पर फालतू के महंगे फौजी अभियानों से बचो और भारत के आंतरिक विकास पर ध्यान दो।
जो भी अफगानिस्तान में सत्ता में आए उससे सामान्य संबंध रखो। और वो वहाबी आंदोलन जिसका जिक्र पहले हुआ, उसका क्या हुआ लॉरेंस के बाद? वहाबी आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया जारी रही। उनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। वो पैसे, लोग, हथियार सब सप्लाई करते थे अपने अड्डों तक। अंग्रेजों को लगातार अभियान चलाने पड़े। आखिरकार 1870 के आसपास तक कई बड़े सैन्य अभियानों और फिर अंबाला, पटना, मालदा, राजमहल जैसी जगहों पर उनके नेताओं पर चले मुकदमों के बाद इस आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया गया। तो 1869 में नए वाइसराय आए, लॉर्ड मेयो। जी, रिचर्ड गोर्क, 6th अर्ल ऑफ मेयो। 12 जनवरी 1869 को वो वाइसरॉय बने। उनके कार्यकाल में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार हुए जैसे कि करने की कोशिश हुई। ये तो बड़ा कदम था। और उन्होंने 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कुछ हद तक प्रांतों को अपने खर्चे चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने और उन्हें खर्च करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले सारा वित्तीय नियंत्रण केंद्र के पास होता था। ये प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक छोटा पर अहम कदम था। और भी कुछ? हाँ, उन्होंने राजस्व, कृषि और वाणिज्य के लिए अलग सरकारी विभाग स्थापित किए ताकि इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। जेल सुधारों पर भी उन्होंने काम किया, खासकर अंडमान की सेलुलर जेल के प्रशासन को सुधारने की कोशिश की। और 1870 तक, जैसा आपने बताया, वहाबी आंदोलन भी पूरी तरह दब गया था। हाँ, ये एक तरह से 1857 से जो संगठित हथियारबंद प्रतिरोध का एक लंबा दौर चला आ रहा था, उसके अंत का प्रतीक था। इक्का दुक्का घटनाएं होती रहीं, पर बड़े पैमाने पर हथियारबंद विद्रोह का दौर खत्म हो रहा था। तब अगर हम इन 13 सालों 1857 से 1870 को एक साथ देखें तो इनका निचोड़ क्या है? ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? देखिए, कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो है सत्ता का हस्तांतरण। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू। इसने भारत पर औपनिवेशिक शासन की पूरी व्यवस्था, उसकी शक्ल, उसका चरित्र ही बदल दिया। हाँ, ये तो बुनियादी बदलाव था। और 1857 के विद्रोह का क्या असर रहा? वो तो हार गए थे। सैन्य रूप से बेशक वो असफल रहा, लेकिन उसने कंपनी राज की नींव हिला दी और उसे खत्म कर दिया। और उससे भी बढ़कर बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ये सारे नाम हारकर भी प्रतिरोध और बलिदान के अमर प्रतीक बन गए। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को लगातार प्रेरित किया। बिल्कुल, उनकी कहानियां आज भी हमें जोश दिलाती हैं। दूसरी अहम बात है वो सारे प्रशासनिक और ढांचागत बदलाव जो इस दौर में हुए। इंडियन पीनल कोड, काउंसिल्स एक्ट, हाई कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज की स्थापना, प्रेस का विकास, रेलवे, टेलीग्राफ। भले ये सब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था। हाँ बिल्कुल, उनका मकसद अपना राज मजबूत करना था, लेकिन अनजाने में ही सही यही चीजें बाद में भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए भी बड़े काम के औजार बनी। इन्हीं रेलवे से नेता देश भर में घूमे, इन्हीं टेलीग्राफ से संदेश भेजे गए, इन्हीं प्रेस में विचार फैलाए गए, इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग निकले जिन्होंने आंदोलन को नेतृत्व दिया। ये दिलचस्प है। मतलब अंग्रेजों के हथियार ही उनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, कह सकते हैं। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1870 तक आते आते, जैसा हमने कहा, संगठित हथियारबंद विद्रोह का दौर लगभग समाप्त हो गया था। तो फिर संघर्ष का तरीका बदला। हाँ, अब लड़ाई का तरीका बदल रहा था। तलवारों और बंदूकों की जगह अब अर्जियां, याचिकाएं, भाषण, लेख, राजनीतिक संगठन और जन आंदोलनों ने लेना शुरू कर दिया था। प्रतिरोध पारंपरिक तरीकों से हटकर आधुनिक राजनीतिक चेतना की तरफ बढ़ रहा था। यानी 1857 से 1870 का ये दौर एक पुल की तरह था, पुराने विद्रोह से नए राजनीतिक आंदोलन की तरफ। एकदम सही कहा आपने। पारंपरिक प्रतिरोध से आधुनिक राजनीतिक चेतना तक का ये जो परिवर्तन है, यही 1857-1870 की अवधि का असली महत्व है। इसी दौर में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने अपना वो बुनियादी चरित्र हासिल किया जो आगे चलकर विकसित हुआ। इसकी विरासत, इसकी गूंज हमें स्वतंत्रता संग्राम के हर अगले चरण में सुनाई देती है। तो ये थी हमारी कोशिश 1857 से 1870 के उस उथल-पुथल भरे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण दौर की कुछ परतों को खोलने की। इसने वाकई कई ऐसी नींव रखी जिन पर आगे का भारत खड़ा हुआ। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अंग्रेजों ने ये जो पूरा ढांचा खड़ा किया, रेलवे, टेलीग्राफ, एक यूनिफाइड प्रशासन, अंग्रेजी शिक्षा, ये सब उन्होंने अपने राज को चलाने और मजबूत करने के लिए किया था। अगर यही उपकरण बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ न लगते, तो भारत की आज़ादी का रास्ता कितना अलग हो सकता था।
क्या वो ज्यादा लंबा होता या शायद उसकी शक्ल ही कुछ और होती? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास के एक और अहम पन्ने के साथ।